नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुनाहों का देवता भाग 8। आज न कोई मैं भूमिका कहूँगा और न कोई पुस्तक के बारे में एक भी बात। पिछले चैप्टर यानी भाग 7 में आपने देखा था कि सुधा का विवाह हो चुका है। खैर, बढ़ते हैं अब भाग 8 की तरफ। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसके नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहा। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता, चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सभी कुछ। ये सब चीज़ें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता था कि ये किसी दुनिया की ऐसी चीज़ें हैं जिसको वह भूल गया है, जो स्मृति पटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी ही नहीं, लेकिन कभी किसी भयंकर जल प्रलय ने उसके कण कण को ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारें और उन चार दीवारी से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े ही मन की उड़ान बंध गई थी। उजाला पांख था, पंख। वह लुप्त तारे की रोशनी की तरफ देखता हुआ धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफ़ेद कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को उड़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केंचुले की तरह उसके उम्र पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा सा है, कुछ दर्द रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसे कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बज गए थे, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह में ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर, 2 दफ़े ड्राइवर को भेज के बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पुलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद कर दी और बोले कि सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया है बिनती के पास। बुआ जी हैं क्या? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज के अंदर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए थे। शायद मौत के बाद का घर इतना नीरव और इतना भयानक न लगता हो जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी। वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कड़ाही उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटों को सुधार कर आंचल ठीक करके बाहर आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर ने बहुत उदास स्वर से बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिनती, तुम अकेले कैसी रहती होगी? चंदर ने कहा। बिनती की आंखों में आंसू छलछलाए। बिनती, रोती क्यों हो? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिनती के कंधे पर हाथ रख कर कहा।
बिनती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं लेकिन हर एक तो देवता नहीं। फिर आपने कहा था कि आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से भी नहीं आए। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज़ सुबह शाम कोई आता तो हम दौड़ कर देखते कि कहीं आप हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती। चंदर ने कहा, अरे वह तो थी, रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई थी तो मुझ पर बहुत बिगड़ी थी और महाराजन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की देखी ही नहीं। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब वक़्त आएगा तभी शादी करेंगे, अभी इसकी किसके साथ निकाल दूँ? बिनती ने गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि ज़िंदगी कितनी ख़राब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। ऐसी बातें नहीं करते बिनती, महीने भर में सुधा आ जाएगी। और मात की बातों का क्या बुरा मानना? आप लड़की होते तो समझते चंद्र बाबू, बिनती बोली और जाकर एक तश्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई है। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया। बिनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे? चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना उस दिन मैं बुलाती रह गई, आप यह गए वह गए और आंख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए। बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे। लेकिन आदमी की ज़िंदगी भी कैसी अजीब होती है। वह रो भी नहीं सकता, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की थाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रह कर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजिन आई। बिनती ने चौके के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंदर ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी? वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितने भी समीप क्यों न हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंदर ने बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा हो गया था। लगता था अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है कि जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर रहोगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेली मैं ही काटी की जैसे खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें न कोई परेशान करता होगा, न तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचाती होगी। अब तो तुम 1 महीने में 10, 11, 12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफ़े तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मंजवाएं। देखो, पापा का ध्यान रखना। और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस ले लूँगी, समझे? यह न करना कि मैं न रहूं तो मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर, कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। ज़्यादा चाय मत पीना। खत का जवाब फ़ौरन, तुम्हारी सुधा। चंदर ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी,
2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज़्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों ने उनके शब्द जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया और किस समय वे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसी बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीर कर अंदर बिंध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ जब तक कि उसकी पलकों में से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उससे बिनती से आंसू छुपा लिया और खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजी ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे या बहन अंगनवा धोए जाए, आप जाए ऊपर खाई ले। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यही वह जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने को बिनती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। और बिनती ने अपने हाथ से एक कौर बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? बिनती ने बड़े कातर स्वर में कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ़ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है या वह खुद नहीं समझती? कौन नहीं समझता? बिनती एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूड़ी लाने चली गई थी और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है और अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ दे नहीं लगते। और कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ़ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों तक पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे ज़िंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते ज़िंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलवा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्कान ही ज़रूरी नहीं होती है, शायद आंसुओं से मन जल्दी बहल जाता है। बिनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वह रोज़ शाम को आता और बिनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिनती के माध्यम से सुधा में डूब कर चला आता था। चूँकि सुधा के बिना उसका दिन काटना मुश्किल था, एक क्षण काटना मुश्किल था, इसलिए बिनती उसकी एक ज़रूरत बन गई थी। वह जब तक बिनती से सुधा की बात नहीं कर लेता तब तक वह कैसे बेचैन रहता था। तब तक उसके किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी ज़िंदगी में। आज जब सुधा दूर गई तो उसे लगा कि उसकी सांसों से ज़्यादा आवश्यक थी उसकी ज़िंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारा बिखेरती रही। चंदर बिनती को इस तरह अपनी सांसों की छांव में दुबकाए रहता था जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिनती चंदर को हंसा नहीं पाई।
चंद्र का पुराना उल्लास लौटा नहीं पाई। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लहर देता है, वैसे ही चंद्र की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रह कर चंद्र को झकझोर देता था। उन दिनों 2-3 दिन तक चंद्र कुछ नहीं करता, बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसुओं की परवाह भी नहीं करता था, खाना भी नहीं खाता था और अपने आप को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर ज्यों ही सुधा का कोई खत आता वह उसे चूम लेता था और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे, लेकिन चंद्र के इन भयंकर उदासी की लहरों को चंद्र छीन नहीं पाया था। चांद कितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द में सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छाह में कुछ विश्राम कर वह फिर आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी, जबकि चंद्र के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस ले। बात यूँ हुई थी कि उसे शैली की एक बहुत कविता पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारतीय मलयज को संबोधित किया था। उसने अपने शैली किट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वह आम के अचार के दाग सामने पड़ गए थे जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता भूल गया और उसे याद आ गई कि आम की फांक और सुधा की शरारत से भरी शोक आँखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों से उठ उठ कर चंद्र की नसों को गुदगुदाने लगीं और चंद्र उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसे लगा जैसे सुधा की यह दूरी या अलगाव भी सभी झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जब सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे और सुधा के दुलार में जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे में लिखा था कि वह चंद्र के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थी जो वह हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीनों में भूल गया था। उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टाक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए जो खिल पड़े हैं आज, बिनती बोली। हम क्यों खिलाएंगे, यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत उड़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर देखा है मेरा, मुझसे नहीं बन सकते आप, समझे, बिनती ने मुंह चिढ़ाकर कहा। आज बड़े खुश हैं, क्या बात है। हाँ बिनती, एक गहरी सांस लेकर चंद्र चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है, और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ, बिनती ने चंद्र की बाह में सुई चुभो दी। चंद्र चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता है, श्रीमती बिनती विदुषी, चंद्र ने हंसकर कहा। आज चंद्र बहुत खुश था। बिनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए थे। उसने चंद्र के कंधे पर सुई चुभो कर कहा, आपको एक बड़े मज़े की बात बतानी है आज। क्या, फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंद्र ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा और झेप गई। अच्छा, गिलहरी को या कब से रोग, चंद्र ने हंसकर पूछा। अपनी माजी की शक्ल देखिए ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम ही मढ़ दे तो, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि बड़े खुले स्वभाव की लड़की। कौन है वह अभागा, जरा नाम तो सुने, चंद्र बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से, तुमने पहले तो कभी बताया नहीं। अब तो हमने जाकर मालूम हुआ है। पहले सोचा दीदी को खत लिख दें, फिर कहाँ वहाँ जाने किसके हाथ चिट्ठी पढ़े, तो सोचा तुम्हें बता दूँ। हुआ क्या आखिर, चंद्र ने पूछा। बात यह हुई कि हम तो पहले दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे हैं, तब से कविताएं समझाने बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बहुत ठंडी सांस लेकर बोले कि काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मन में आया कि कह दूं कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं। दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो हैं ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने उनके दिमाग में कैसे चढ़ गया, बिनती ने बड़े सहज स्वभाव से बोली।
लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनकी एक मोटी सी कॉपी थी, दे गए तो देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह था और उन्होंने नाम लिख रखा था उसका बिनती। अभी आते ही होंगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था और पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा, और बिसरिया से कह देना कि वह चंदर के हाथ पड़ गया। वह फिर सुबह तुम्हें मज़ा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें ना कोसना, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान हो तो भी बहना के संग, कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती ने झेप कर कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया था कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को वह देखते ही बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए वह फौरन बोला, कहो हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल के धड़कनें डूबने सी लगी। वह काँपती हुई आवाज़ में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बात है कपूर? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रहीं। उसे मालूम न हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वह आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था। यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की को अविश्वास कर सकती थी, वह भी चंदर को देवता ही मानती थी बिनती पर, और चाहे जो हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वो निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज़ हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, यह बिनती नाम का क्या माने है? बिसरिया ने अपने गले में टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खरखरा कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पर उनमें प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैं उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती नाम का है, फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, है बिसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ़ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदर ने गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर बंती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसंचित न कर सके तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो नहीं हूँ। मैं भावनाओं को समझता हूँ, मैं सौंदर्य, पूजा, प्यार, पाप को नहीं समझता। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जानकर कि तुमने कविताएं बिनती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी हैं। यह मत समझना कि मुझे इससे ज़रा भी बुरा लगता है, यह तो कला का सत्य है।
पाश्चात्य देशों में तो हर लोग कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज़्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को दे देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं या डरते हैं, या हमें इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी, लेकिन खैर मैंने गलत समझा कि बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु रही। और चंदर चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह के पृष्ठ उलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है यह उसे कभी नहीं मालूम था। यहाँ तो कुछ छिपाने की ज़रूरत ही नहीं थी, और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छिपाए। कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी के मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरामिंडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बिएत्रिस, कीट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिनती में। इतना डूब गया मैं बिनती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा है तो मैंने सोचा मैंने इसका नाम बिनती ही क्यों न रखूं। चंदर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिनती, बहुत अच्छा सोचा है तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व नहीं है। हाँ, इस हाल में अगर वो तुम्हारी बेइज्जती हुई तो हम कुछ बोल ना पाएंगे। बिनती बोलेगी, डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दें, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती नाम ही रखो, बड़ा नया नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब तुम्हें बहुत ज़्यादा सख्त हैं इस मामले में। बिसरिया को समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा और फिर बोला, कपूर, क्या राय है तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूँ तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो तुम्हारी आगे की उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर ज़रा सोच समझ कर करे। मैं तो इसी पक्ष में हूँ। भावना को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों को कितनी मुसीबत होती है। एक गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूँ इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है, कैसा रहे तुम इसका नाम गडेरिया रखो। क्या? बिसरिया ने ताज्जुब से बोला, हाँ गडेरिया, मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे बिनती से न रहा गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंखें फाड़ कर दोनों को देखता रहा और उसके बाद वह ज्यों ही मजाक समझा उसका चेहरा लाल हो गया। हेड उठाकर बोला, अच्छा तो आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा मिस्टर कपूर, आप अपने को समझते क्या हैं। वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी रोक नहीं पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने बिनती से कहा, तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा। चंदर बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदर ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले के बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढे में पंख धोती और कुलेले करती हुई गौरैयों की तरह अपलक देखता हुआ चंदर जाने किल ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बंती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहाँ से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए उन लोगों का कोई खत नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो में एक महज अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी। उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। अब वह इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने में और नोट्स बनाने में कट जाती थी। दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़ी उदास गुजरती थीं। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई भी खत नहीं आया। आज वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी जो दुख भरी न होकर सुंदरता और सुकुमार अधिक होती थी। एक बात जरूर थी,
जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह हमेशा यह सोचने लगता था कि उसके जीवन में कुछ हो गया है, उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रह कर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा? पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के 2 बादल सूख गए थे और खुल गए थे, और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थीं। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था, जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर तक यूकलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसके पार्टिकों में अपने जूतों लगी कीचड़ झाड़ी पैर पटके और किरमीच के झोले से खत निकाली और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम दूसरा था, ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा डॉक्टर साहब के नाम, और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वहाँ भी आदत वही है, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है, वह जानती है कि चंदर को कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, लेकिन फिर भी वही लापरवाही। मारे गुस्से के थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बटी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहाँ से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी आ गई है। बटी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बटी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो बटी से जाकर मिल ले। सुधा के खत के ना आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग हैं कहाँ। बटी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ कि चलो एक दिन बटी से ही मिलाएंगे, अब देखें कैसा है वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद हो गया तो वह कार लेकर बटी के यहाँ चला गया। बरसात में इलाहाबाद के सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर जाता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदान पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चाहर दीवारी तक हरी भरी हो जाती है। लंबे और घने पेड़ की झाड़ियाँ निखर कर धुलकर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं, और कोलतार के सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छाएँ बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बतखों के दल को सड़क पर चलती हुई मोटरों से लोक लेते हैं, और हब बंगले में रेडियो का ग्रामाफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया। वो बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा था। जिन व्यक्तियों को उसने अपने साथ जीवन में देखा था, बर्टी शायद उनमें से सभी निराला था, अद्भुत था, लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमज़ोर था बर्टी। और वह कमज़ोर क्यों था? यह सारी दुनिया बहुत कमज़ोर है। बर्टी का बंगला आ गया। वह उतर कर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था, जिसमें एक बहुत छोटा तोता का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज़ दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज़ दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था, जवानी लौट आई थी। पीलेपन के बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था, सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी बिचरेज शिकारी बूट पहने हुए था, और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक बंदूक पकड़कर और एक हाथ आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा कि पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज़ में आकर कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंद्र कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तन कर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे को पकड़कर इतना ज़ोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियाँ चरमरा उठीं। आओ, उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे के ही कोच पर बिठा दिया
और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है और एक मेरा मित्र, दोनों बातें कर रहे हैं। आज जेनी की सालगिरह है। तुम जेनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती है। मुझे मिल गई। बहुत ख़राब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ बहुत। मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या 3 महीने तक नफ़रत। मिस्टर कपूर, औरतों से नफ़रत, उससे ज़्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहाँ से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर कपूर, मैं वहाँ से 2 चीज़ लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जेनी, वही लड़की। तोते को मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब बहुत बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा, तो मैं इसे गोली मार दूँगा। और लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ। इससे शादी कर लूँगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं और अब मैं शिकारी हूँ ना। चंदर हाँ कहे या ना कहे, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वह क्या बात करे। अंत में बोला, यह बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज़ पियानो पर गिरी हो और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई हो। और फिर कुछ झगड़ों की आवाज़ आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जेनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन ये आवाज़ें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंतता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बर्टी का ही हम उम्र आदमी उसके माथे से खून पोंछता हुआ बाहर आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियाँ देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बर्टी को देखते ही घूंसा ताना। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे 50 रुपये उपहार ले लिया, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था। क्या न करे वह समझ नहीं पा रहा था। इतने में अंदर से जेनी निकले, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में धकेल दिया और सैकड़ों गालियां देती हुई बोली, जा सीधे वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर ढके रही। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बर्टी के कॉलर को पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। और जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। ज्यों ही जेनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा, बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जेनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा, आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ समझ गए। जेनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई और बर्टी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना। चलो पहनो, मरने की ठानी है। मैं साफ बता देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बर्टी के कान को पकड़कर अंदर घसीट कर ले गई। चंदर ने मन में कहा, यह कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है। यहाँ हर एक का दिमाग खराब ही मालूम होता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में एक गुलबंद ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थे। वह हाँफता हुआ बाहर आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि यह लड़की है, यह डाइन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बर्टी, 16 आने मानता हूँ। चंदर ने मुस्कुराहट रोक कर कहा, लेकिन यह झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है, औरतों को समझना मुश्किल है। इस औरत के फंदे में कैसे फंसे तुम? चंदर ने पूछा। शी, होठ पर हाथ रखकर धीरे से बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। यहाँ एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुँचा तो इसका बाप बीमार था, मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया और सारा पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लगा तो मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच से बंदूक हटा दी और अब वह कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूँगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा।
अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदर चुप बैठा सोच रहा था कि कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागे की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। और फिर बोला, यह आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। यह बोली मुझे उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा क्या दूं इसे, तो कुछ समझ नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद तो मैं इसका पति होने जा रहा हूँ, तो इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूँ। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भाभी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो, तो वह राजी हो गया। मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर, बर्टी बहुत गंभीर होकर बोला। इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को नहीं समझते। देखो, एक औरत उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होता है। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है, उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति की बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने। अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं को पूरी तरह से तौर हत्या कर सकती है। यदि उसे एक पति मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह एक नया प्रेमी है। कोई भी प्रेमी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह यह है कि उसे एक प्रति प्रदान कर दे। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई ना? ना। तो तुम प्रेम तो जरूर करते होगे ना? सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारे कृतज्ञ रहे तो उससे शादी करा देना उसकी। ये लड़कियों के सेक्स जीवन का अंतिम सत्य है। हा 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 हा। बंटी हंस पड़ा। चंदर को उसकी हंसी अजीब लगी। चंदर को लगा जैसे आग की लपट उसे तपा रही। उसने भी तो यही किया सुधा के साथ। जिसे बर्टी कितने विचित्र स्वरों में कहा, उसे लगा जैसे इस प्रेत के लोक के सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहाँ साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। छी, कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हों। फिर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो वह बार बार चौंक सा उठा। उसने सपना देखा एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा। मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और इतनी पवित्र खुशबू की आदमी की बेले का फूल बन जाए। और वह सुधा उन सौरभ के चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल वह हैं और सुधा। सुधा सफ़ेद बादलों की साड़ी पहने और चंदर किरणों की चादर लपेटे है। जहाँ जहाँ चंदर जाता है कपूर की चट्टाने पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती है। और सहसा एक चट्टान और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकला, एक सफ़ेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मशाल, और उसे मुंडहीन कंकाल में खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो, जिंदगी का अंतिम सत्य यही है। और उसने अपने हाथ की मशाल ऊंची कर दी। यह कपूर का पहाड़ है, या बादलों की साड़ी, या किरणों का परिधान, या इंद्रधनुष के फूल, यह सब झूठे हैं। और यह मशाल जो अपने एक स्पर्श से इन सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल के एक ऊंचे शिखर को छुआ दी। वह शिखर धधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसात नदी की तरह उमड़ कर बहने लगी। भागो सुधा, चंदर ने चीख कर कहा। भागो। सुधा भागी, चंदर भागा। वह पिघली हुई आग को महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजिलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। चंदर ने देखा सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग गया। पानी बंद था लेकिन घंघोर अंधेरा था, और पिशाचिनी की तरफ पागल हवा पेड़ों की झरकोरें हो रही थी, जैसे युग के जमे हुए विश्वासों ने उसे उखाड़ फेंकना चाहती हो। चंदर कांप रहा था। उसका माथा पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आया। उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई। महाराजिन उठी। कहाँ है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया, फिर उठा। चारों ओर दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं कोई फिर ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरों में सोता न चला आए।